झारखंड के चुनावी समर में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और उनके आने से इंडी गठबंधन उत्साह से लबरेज है। हर किसी को जीत की चाबी चाहिए और उसके लिए हर एक सीट मायने रखती है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कोल्हान के उन 14 सीटों की जो जीत की राह तलाशने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 14 सीटों की। तो उन 14 सीटों में से 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है, वहीं पर 1 सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि कुल मिलाकर 10 सीट एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड है और बस 4 ही जनरल सीट्स हैं। वहीं पर अगर हम एक नजर 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इन सीटों में से 11 सीट पर जेएमएम ने जीत दर्ज की थी, यानी कि 11 सीट काफी बड़ी जीत जेएमएम को मिली थी 2019 में। पर उनमें से जो 1 सीट है जिस पर चंपई सोरेन ने जीत दर्ज की थी वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास यहां से 2 सीट है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय काबिज है। तो कह सकते हैं कि जेएमएम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तो खाता ही नहीं खोला कोल्हान में 2019 लोकसभा विधानसभा चुनाव में। तो अब सीटों की तो हमने चर्चा कर ली और 2019 में कौन यहां से जीता था और किस पार्टी को कितने सीट्स मिले, कितना जीत मिला, ये भी हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे उन हॉट सीट्स की जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो सबसे पहले बात सरायकेला की। तो सरायकेला सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है क्योंकि 2005, 2009, 2014 और 2019 यहाँ पर जेएमएम ने ही जीत दर्ज की और जेएमएम से जीत दर्ज करने वाले रहे चंपई सोरेन। लेकिन अब ये जो जीत है जेएमएम की वो उसमें कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है क्योंकि चंपई सोरेन जिन्होंने जेएमएम पार्टी से यहाँ पर जीत दर्ज की वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पर ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पार्टी ज़्यादा अहम है या फिर उम्मीदवार, क्योंकि चंपई सोरेन सिर्फ जेएमएम से बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उनके अगेंस्ट में जो खड़े हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ गणेश महली की जो इस बार जेएमएम से उतरे हैं सरायकेला सीट पर, वो भी पिछले चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे और अब वो जेएमएम से खड़े हुए। तो उलटफेर देखने को मिल रहा है क्योंकि चंपई सोरेन अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और गणेश महली अब जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार है। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों में से कौन जीतता है। और अगर हम चंपई सोरेन के रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले जितने बार भी उन्होंने जीत तो दर्ज की लेकिन काफी कम अंतर से उन्हें जीत मिली। तो इस बार 19-20 का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि चंपई सोरेन यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जेएमएम के वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग जेएमएम को ज़्यादा प्रेफर करें और जेएमएम को वोट कर सकते हैं। तो चंपई सोरेन की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है इस सीट पर। वहीं पर चंपई सोरेन की बात हम कर ही रहे हैं तो अब हम बात करेंगे बाबूलाल सोरेन की, जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं और इस बार घाटशिला से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और खास बात यह है कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन इसीलिए थामा क्योंकि वो चाहते थे कि बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से जो है वो टिकट मिले और इस वजह से भी उन्होंने बीजेपी का जो साथ है वो उन्होंने चुना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको पुत्र मोह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और उनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए हैं वो है रामदास सोरेन, जो कि यहाँ पर सिटिंग एमएलए भी हैं, जेएमएम के कद्दावर नेता हैं और इसके साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन के कंपटीशन को अगर थोड़ा सा हम नज़र डालें तो रामदास सोरेन थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहले से उनका जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है और जेएमएम से वो हमेशा जीतते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पर बाबूलाल सोरेन थोड़ा परिवारवाद नज़र आ रहा है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पर अगर हम अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है जमशेदपुर पूर्वी और ये सीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर लोग बीजेपी को बहुत ज़्यादा
प्रेफर करते हैं, अगर हम 2005, 2009, 2014 मतलब कि यहाँ पर अब तक बीजेपी ही जीतती रही है और रघुवर दास यहाँ से हमेशा जीत की राह तलाशते आए हैं। पर 2019 में यहाँ पर सरयू राय जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने निर्दलीय होकर भी यहाँ पर जनता को लुभाने में वो कामयाब हुए और उन्होंने जीत दर्ज की। और यहाँ के अगर मुद्दे जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र होने के कारण और टाटा से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है ये जगह, तो इस वजह से यहाँ पर बिजली, सड़क, रोजगार ये सारी समस्याएं नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मुद्दे वो थोड़े अलग है। यहाँ पर 86 बस्ती के लोगों को मालिकाना हक दिलाना ये एक अहम मुद्दा है, केबल फैक्ट्री को खुलवाना एक अहम मुद्दा है और जिसकी मांग यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार रघुवर दास से करते रहे और यही वजह रही कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं पूरा कर पाए वो, और इसी वजह से शायद 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर इस बार रघुवर दास चाहते थे कि इस सीट पर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला ये कह सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल भी हैं और झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और उन्होंने ये चाहा कि इस सीट पर सरयू राय ना उतरे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस सीट पर उन्होंने अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू को उतारा, जो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सबसे पहली बात तो वो एक महिला है और पत्रकार रह चुकी है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रही हैं हमें जमशेदपुर ईस्ट से। और इस सीट पर उनके जो अगेंस्ट में खड़े हुए, तो जेएमएम की बात करें तो वहाँ से डॉक्टर अजय कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वो खड़े हुए हैं यहाँ पर और कांग्रेस के उम्मीदवार, और इसके साथ ही जमशेदपुर से पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो इन दोनों के बीच भी कड़ा मुकाबला है और कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है ये, तो बीजेपी को बढ़त मिलती दिख सकती है। हालांकि ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवारवाद भी नज़र आ रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जमशेदपुर पश्चिमी की, तो इस बार सरयू राय जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है फिलहाल, वो अब सरयू राय अब जमशेदपुर पश्चिमी में उम्मीदवार हैं जेडीयू के और एनडीए खेमे से वो लड़ रहे हैं इस बार। और उनके जो अगेंस्ट में है वो है बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और इंडी गठबंधन की तरफ से वो यहाँ पर चुनावी मैदान में। और बन्ना गुप्ता की बात की जाए तो कैबिनेट में मिनिस्टर भी है, काफ़ी अच्छा उनका प्रोफाइल है और इनका जो हिस्ट्री रहा है, अगर हम जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो 2005 में सरयू राय ने जीत दर्ज की थी, 2009 में बन्ना गुप्ता ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, 2014 में फिर सरयू राय ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और 2019 में फिर से बन्ना गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। तो कह सकते हैं 50-50 रहा है, 2 बार सरयू राय, 2 बार बन्ना गुप्ता। तो ये 2024 का जो रण होगा विधानसभा चुनाव का, ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार बन्ना गुप्ता या फिर सरयू राय। और एक और जो फैक्टर है जो हमें इस सीट पर देखने को मिलता है वो है मुस्लिम वोटर्स। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा है और बन्ना गुप्ता लगातार ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाते हुए थोड़े नज़र आते हैं, तो कह सकते हैं कि बन्ना गुप्ता को थोड़ी बढ़त मिल सकती है। वहीं पर अगली सीट की हम बात करेंगे, अगली सीट है पोटका। और पोटका पर अगर हम करंट जो एमएलए हैं वहाँ पर, जो विधायक है उनकी चर्चा करें तो वहाँ पर संजीव सरदार यहाँ पर एमएलए, और यहाँ पर हमेशा सरदार आदिवासी बहुल ये जो क्षेत्र है और यहाँ पर हमेशा सरदार आदिवासी ही विधायक बनते नजर आते हैं। तो इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, जेएमएम के उम्मीदवार हैं और उनको बढ़त मिलती दिख सकती है क्योंकि वो संजीव सरदार भी सरदार आदिवासी से आते हैं और उनके जो अगेंस्ट में उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए इस बार मीरा मुंडा जो कि अर्जुन मुंडा, हमारे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से, तो उन्हें कड़ा मुकाबला दे सकती है। पहले बात तो वो महिला हैं और ऊपर से वो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, तो इस वजह से भी उनका प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच भी 19-20 का थोड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगली सीट की बात करेंगे तो अगली सीट है खरसावा, और खरसावा भी कह सकते हैं कि यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर भी जेएमएम हमेशा जीतती नजर आती है। दशरथ गगरई इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए है और उनके अगेंस्ट में बीजेपी से
सोनाराम बोदरा हैं, जो एक नए उम्मीदवार, नया चेहरा नजर आ रहा है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर दशरथ गगराई, क्योंकि वो पहले से जीत चुके हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तो उन्हें बढ़त मिलती दिख सकती है। वहीं पर अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है जुगसलाई, जो कि यहाँ पर एससी सीट है, इकलौती एससी सीट है यहाँ पर। और मंगल कालिंदी यहाँ पर जो है विधायक है, जेएमएम के उम्मीदवार भी है इस बार। और उनके जो अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वो हैं रामचंद्र। और रामचंद्र सही जो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वो काफ़ी टफ उन्हें कंपटीशन दे सकते हैं। आजसू के उम्मीदवार है एनडीए की ओर से। और 2009 और 2014 में उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। तो 2009 और 2014 यानी कि 2 बार वो यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि 2019 में वो नहीं जीत पाए थे, मंगल कालिंदी को जीत मिली। तो इस बार फिर से 2024 में वो चुनावी मैदान में तो कड़ा मुकाबला दे सकते हैं और उन्हें भी जीत मिल सकती। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है ईचागढ़ सीट, जहां पर सबिता महतो विधायक हैं। और इस बार फिर से जेएमएम की ओर से सबिता महतो फिर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। और इसके साथ ही उनके अगेंस्ट में एनडीए की ओर से हरेलाल महतो, जो कि आजसू के उम्मीदवार एनडीए की ओर से, वो चुनावी मैदान में है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि महतो जो है महतो बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर महतो का बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच भी काफ़ी कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें भी हरेलाल महतो को भी जीत मिल सकती है, सबिता महतो को भी मिल सकती है। काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला है। और अगली सीट की बात करें तो चाईबासा सीट है, जहाँ पर दीपक बिरुआ वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं। और इसके साथ ही सबसे खास बात है कि 2009 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, जेएमएम के उम्मीदवार हैं। और जेएमएम का गढ़ माना जाता है, ये भी एसटी सीट है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो जेएमएम को, तीर धनुष को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं और तीर धनुष पर ही वो वोट करना प्रेफर करते हैं। और यही वजह है कि दीपक बिरुआ भी इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। पर एक और जो फैक्टर है वो हमें जो देखने को मिल सकता है इस सीट पर, वो है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के कारण हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो, क्योंकि वो लगातार जीतते आए हैं। और उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए इस सीट पर गीता बालमुचु, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो उतरी हैं महिला प्रत्याशी। और महिला प्रत्याशी कहीं ना कहीं वोटर्स को, मतदाताओं को लुभाने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो वो कड़ा मुकाबला दे सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी के कारण दीपक बिरुआ को कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख सकती है। और मझगांव की बात करेंगे। अगली सीट है मझगांव, जो भी एक एसटी सीट है। और यहाँ पर निरल पूर्ति, जो यहाँ पर सिटिंग एमएलए, और वो भी जेएमएम के उम्मीदवार हैं। और वो भी लगातार जीतते आए हैं। 2005, 2014, 2019 लगातार वो यहाँ पर जीत की राह उन्होंने तलाशी है। तो यहाँ पर उनके लिए भी वही बात है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, पर कहीं ना कहीं वो लगातार जीतते आए हैं, तो लोगों के बीच लोकप्रिय भी है, तो जीत भी सकते हैं। हालांकि उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए इस बार बड़कुंवर गगराई भी है, जो कि माफ कीजिएगा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो वो भी इन्हें कड़ा मुकाबला दे सकते हो। और बड़कुंवर गगराई की अगर हम बात करें तो 2009 में वो एक बार इस सीट से जीत भी चुके हैं। और 2005 में भी उन्होंने काफ़ी टफ फाइट दी थी। तो इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इन दोनों के बीच क्या सियासी घमासान हमें देखने को मिलता है। अगली सीट की बात करेंगे। जगन्नाथपुर सीट से सोनाराम सिंकू, जो कि एनडीए के उम्मीदवार भी हैं और वहां से सिटिंग एमएलए भी हैं। और इस सीट पर उन्हें बहुत कड़ा मुकाबला देने के लिए उतरी है गीता कोड़ा। और गीता कोड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो गीता कोड़ा मधु कोड़ा की वाइफ भी हैं। और इसके साथ ही 2009 और 2014 में इस सीट पर वो जीत की राह भी तलाश चुकी है, जीत भी चुकी है। और 2000 और 2005 में मधु कोड़ा जो है, उनके जो पति है, वो भी यहाँ से जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के लिए ये सीट बहुत अहम है। और वो दोनों हमेशा यहाँ के जो मतदाता हैं उनको लुभाने में कामयाब होते नजर आए हैं। हालांकि 2019 में यहाँ से
कांग्रेस को जीत मिली, पर इस बार फिर से गीता कोड़ा पूरी जोर लगाने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गीता कोड़ा को जीत मिल सकती है इस बार। वहीं पर अगर हम बात करें अगले सीट की, तो अगली सीट है मनोहरपुर, जहां पर जोभा मांझी वहां पर जो सिटिंग विधायक हैं, पर इस बार वो खुद चुनावी मैदान में नहीं है, पर उन्होंने अपने बेटे जगत मांझी को उतारा है, जो जेएमएम के उम्मीदवार है जगत मांझी। पर कहीं ना कहीं उन्होंने क्योंकि अपने बेटे को उतारा है, तो परिवारवाद का आरोप लगता दिख रहा है। और जेएमएम का यूं तो ये भी गढ़ है, हमेशा से जेएमएम यहाँ से जीतते रही है। जोभा मांझी यहाँ से 2000, 2005, 2014, 2019 लगातार जोभा मांझी यहाँ से जेएमएम की प्रत्याशी रही हैं और हमेशा जीतती भी रही हैं। तो जोभा मांझी के लिए ये सीट बहुत खास है, पर क्योंकि जेएमएम ने किसी और उम्मीदवार को नहीं उतारा, जोभा मांझी के बेटे को ही उतारा है, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है, परिवारवाद का आरोप है इसलिए। और उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए दिनेश चंद्र बाजपेयी, जो कि आजसू के उम्मीदवार हैं, एनडीए कोटे से यहाँ पर उम्मीदवार हैं, वो उतरे हैं और उनकी भी काफ़ी ज़मीनी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं बहुत कड़ा मुकाबला उन्हें दे सकते हैं। और ये जो मुकाबला है जगत मांझी और दिनेश चंद्र बाजपेयी की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो इस सीट पर भी सभी की नज़र बनी हुई है। अगली सीट की बात करेंगे, अगली सीट है चक्रधरपुर, जहां पर सुखराम उरांव, जो कि 2005 और 2019 में यहाँ पर विधायक रहे हैं, वही इस बार फिर से जो सिटिंग एमएलए है, जेएमएम के उम्मीदवार भी हैं, और उन्हें कड़ा मुकाबला देंगे बीजेपी की ओर से शशि भूषण, जो कि 2014 में यहाँ से जेएमएम की ओर से जीते हैं। तो कह सकते हैं कि चक्रधरपुर भी जेएमएम हमेशा इस सीट से जीतती आई है, और 3 बार 2005, 2014 और 2019 में जेएमएम ने इस सीट से जीत दर्ज की है। तो जेएमएम को लोग यहाँ पसंद करते हैं, तीर धनुष पर जो मतदाता है वो भरोसा करते हैं। तो सुखराम उरांव को यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ी आसानी हो सकती है, उन्हें जीत मिल सकती है। हालांकि उन्हें भी काफ़ी कड़ा मुकाबला मिलेगा बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से। और अगली और आखिरी सीट की हम बात करेंगे अब। आखिरी सीट है बहरागोड़ा सीट, जहां पर समीर मोहंती, जो कि यहाँ पर सिटिंग एमएलए है, सिटिंग विधायक है, वो जेएमएम के उम्मीदवार भी है, और कड़ा मुकाबला वो दे सकते हैं क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं। और उनके जो अगेंस्ट में है, जो एनडीए की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेशानंद गोस्वामी है। और इस सीट के बारे में भी खास यही है कि 2005 में बीजेपी जीती थी, पर उसके बाद से 2009, 2014, 2019 से लगातार यहाँ पर जेएमएम जो है वो जीत दर्ज करती आई है। तो जेएमएम का गढ़ इसे भी कह सकते हैं। और बहरागोड़ा में भी समीर मोहंती, क्योंकि ऑलरेडी वो विधायक है, तो उन्हें जीत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हमने 14 जो सीट है, सभी की जो तस्वीर है, जो साफ तस्वीर है, जो आकलन है, जो समीकरण है, वो हमने आपको बताया। और इन आकलन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन इस बार 9 से 10 सीट कोल्हान से जीत सकती है। और कहीं ना कहीं एनडीए भी इस बार सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार एनडीए का, क्योंकि पिछले बार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था कोल्हान क्षेत्र में, और चंपई सोरेन भी अब उनके साथ है, और लगातार जो एनडीए की ओर से स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कोल्हान में वो कुछ सीट्स हासिल कर पाए। तो उन्हें भी 4-5 सीट्स मिलते दिख रहे हैं। हालांकि अब तक पिक्चर क्लियर नहीं है, और पिक्चर जब परिणाम आएंगे 23 नवंबर को, जब परिणाम आएंगे, तो सारी जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने साफ हो जाएगी। पर ये जो आकलन हमने किया, इसी तरीके से हम और भी क्षेत्रों के बारे में, और भी सीटों के बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। तो ये फिलहाल हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।